तो वेव बता रहा था मैं। ओके, अब वेव इज काइंड ऑफ एनर्जी जो हम प्रोड्यूस करते हैं वो, और वो ट्रेवल करती है, एक्चुअल मीडियम के बिना भी कर सकती है और मीडियम के साथ भी कर सकती है। साहिल बेटा मेरे को कॉल कर लियो, मैं तेरे को बता दूंगा। उसके बाद है टू टाइप ऑफ वेव्स, दो तरह की वेव होती है, मैकेनिकल जिनको चलने के लिए मीडियम चाहिए, बिना मीडियम के वो नहीं चल सकती है, एग्जांपल साउंड वेव और वाटर वेव। दूसरी होती है ईएम वेव, जो अपना चैप्टर है, जिनको चलने के लिए मीडियम चाहिए नहीं, उसका एग्जांपल है विजिबल, एक्सरेज, गामा रेज, ये सब क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। मधुर देख लो पीछे वाला बता रहा हूँ। अब ये तो हो गया कि चलने के लिए मीडियम चाहिए कि नहीं चाहिए। अब वो चलती कैसे हैं? कुछ वेव में ऑक्सीलेशन होते हैं परपेंडिकुलर टू मोशन, वो होती हैं ट्रांसवर्स, जिनमें होते हैं पैरेलल टू मोशन, वो होती है लॉन्गिट्यूड। तो सभी तरह की वेव में कोई ना कोई ऑक्सीलेशन होते हैं। तो जिन वेव में ऑक्सीलेशन पैरेलल टू प्रोपेगेशन है, दे आर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, एग्जांपल इज साउंड वेव। और जिनमें ऑक्सीलेशन परपेंडिकुलर टू मोशन है, दे आर ट्रांसवर्स वेव। ओके, तो जैसे ये साउंड वेव है, साउंड वेव इज मैकेनिकल वेव, इट इज लॉन्गिट्यूडनल वेव। वाटर वेव, पानी वाली वेव मैकेनिकल तो होती है पर वो लॉन्गिट्यूडनल नहीं है, वो ट्रांसवर्स। ओके, तो ये एग्जांपल है, इनके विद एग्जांपल याद रखना। अब मैं आपको बता रहा था डिस्प्लेसमेंट करंट, ये सिलेबस से गया भाई, पर मैं बता रहा हूँ बहुत शॉर्ट फॉर्म में। हमने एक कैपेसिटर को चार्ज कर दिया, गैल्वेनोमीटर से बैटरी के साथ लगा दिया, की ऑन करेंगे तो सर्किट में करंट फ्लो करेगा जब तक कैपेसिटर चार्ज हो रहा है। करंट फ्लो करेगा, करंट के अराउंड होता है मैग्नेटिक फील्ड। अब वो आप कंपास रख के चेक करते हैं कि सच में होता है, कहीं बाइट सेवट हमें झूठ तो नहीं बोल गए थे, सबसे पहले बाइट और सेवट ने बताया था। कंपास रख के चेक किया, मैग्नेटिक फील्ड था, और वो निकाला किसने? एम्पियर सर्किट लॉ की फॉर्म से अपन ने निकाल लिया, ये फॉर्मूला था उसका, BDL म्यू नॉट इनटू I। अब आप क्या करते हैं, ये एम्पियर वाला फॉर्मूला उठा के रख देते हैं यहाँ पे कैपेसिटर के अंदर। कैपेसिटर के अंदर कोई करंट नहीं है, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, वैक्यूम है। तो अगर हम बाइट और सेवट की, सॉरी एम्पियर की बात करें, अंदर करंट ही नहीं है, म्यू नॉट इनटू जीरो, तो मैग्नेटिक फील्ड जीरो आना चाहिए। तो थ्योरी तो कह रही कि अंदर मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, पर अंदर कोई मैग्नेटिक फील्ड है, प्रैक्टिकली वहां पे कंपास डिफ्लेक्शन दे रहा है। अब मैग्नेटिक फील्ड बिना करंट के हो ही नहीं सकता, तो कोई हाइपोथेटिकल करंट हमने ले लिया जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड है, उस करंट को नाम दे दिया डिस्प्लेसमेंट करंट। ओके, तो ये जो मैं बोल रहा हूँ ये मैंने लिखा है यहाँ, देखो नेक्स्ट मैंने फोटो भेज रखी थी कि अंदर थ्योरी कह रही कि मैग्नेटिक फील्ड जीरो है, बट प्रैक्टिकली कंपास शो डिफ्लेक्शन इनसाइड द कैपेसिटर, सो एम्पियर सर्किट लॉ डज नॉट होल्ड इनसाइड द कैपेसिटर। एम्पियर का लॉ वहां जाके फेल हो जाता है। तो इनसाइड द कैपेसिटर भी कोई करंट है, और उस करंट को कहते हैं हम डिस्प्लेसमेंट करंट। उसका ये छोटा सा एक्सप्रेशन है जो मैं बताने वाला हूं। ठीक है, बहुत आसान है, मैं बता रहा हूं, देखो ध्यान। इसके लिए थोड़ा सा कैपेसिटर आपको आना चाहिए। पेपर में ये कुछ नहीं आएगा जो ऊपर बताया था, अब तो ये भी नहीं आएगा, पेपर में ये आता है बस, एक्सप्रेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट करंट, बहुत छोटा सा है। देखो क्या है कैपेसिटर का बताना, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है कैपेसिटर में, ये पॉजिटिव प्लेट, ये नेगेटिव प्लेट, बताओ अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, किसी को याद है? जीरो। इलेक्ट्रिक, अरे वो कंडक्टर के अंदर जीरो होता है, कैपेसिटर में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। और सिग्मा क्या है? चार्ज पर यूनिट एरिया, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो इस प्लेट पे चार्ज है Q, इस पे है माइनस Q, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, और इस सिग्मा को मैं लिख देता हूं Q बाय A एप्सिलॉन नॉट। तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया? Q दैट इज चार्ज, A एरिया, और एप्सिलॉन नॉट। यहां से मैं Q निकाल देता हूं, देखो Q कितना है, मल्टीप्लाई करना एप्सिलॉन नॉट E इंटू एरिया, ये आ गया। अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उससे मैंने चार्ज निकाल दिया। ओके, अब व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया, चलो मैं ऐसे पूछता हूं, आपको याद है व्हाट इज B डॉट A, क्या होता है बताना, किसी को याद? B डॉट A क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया क्या होता है? फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया आपको इससे याद नहीं होगा, आपको इससे याद होगा E डॉट S से, गॉस थ्योरम वाला। अब S का मतलब होता है सर्फ, क्या बोल रहे हो? हाँ, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब यहाँ पे मैंने ए लिखा है इसलिए आपको अजीब सा लग रहा है, पहले यूनिट में आप एस लिखते थे, एस फॉर सरफेस एरिया, ए की बात है। तो चार्ज किसके इक्वल आ गया? एप्सिलॉन नॉट ई डॉट ए बन गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इट्स नॉट मैग्नेटिक फ्लक्स, लगाना है तो यहाँ ई लगा सकते हो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। मैग्नेटिक फ्लक्स होता है नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन पासिंग पर यूनिट एरिया,
इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग पर यूनिट एरिया। अब ये क्यू आ गया, इस क्यू का अगर हम डेरिवेटिव करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो बताना क्या आएगा, व्हाट इज चार्ज पर यूनिट टाइम, क्या होता है करंट, और कैपेसिटर के अंदर वाला इलेक्ट्रिक फील्ड था तो ये कोई अंदर वाला करंट आएगा और उस करंट को हमने नाम दिया डिस्प्लेसमेंट करंट। तो मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड से चार्ज निकाल दिया, उसका डेरिवेटिव करूंगा तो डिस्प्लेसमेंट करंट निकल जाएगा। तो इसका डेरिवेटिव करो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फ्लक्स। एप्सिलॉन नॉट तो जन्मजात कांस्टेंट है, परमिटिविटी तो ये तो कांस्टेंट तो बाहर आ जाएगा। डेरिवेटिव किसका होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का बाय dt इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट करंट। तो डिस्प्लेसमेंट करंट किसके इक्वल आ गया, एप्सिलॉन नॉट इनटू डेरिवेटिव ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब यहां देखो भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया ऑफ प्लेट। बताना क्या चेंज हो रहा है, हमें फ्लक्स चेंज करना है, आप इस कैपेसिटर में क्या चेंज कर सकते हैं, एरिया चेंज कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज कर सकते हैं, बताओ एरिया कैसे। एरिया का नहीं सर, कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड सर, इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड। कैपेसिटर तो आपने बना दिया, अब उसकी प्लेट का एरिया कैसे हाँ चेंज। जी सर। तो जब पंखा आप ले आए, ऐसे समझो भी वो तो एक डिवाइस है, पंखा ले आए आप, मैं कहूंगी पंखे के विंग्स बड़े करो, तो आप तो नहीं कर सकते ना, तो कैपेसिटर तो हम ले आए, एरिया तो चेंज कर नहीं सकते। तो फ्लक्स कब चेंज होगा, जब इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगा। तो अब यहां ध्यान से देखना, अगर फ्लक्स कांस्टेंट हो गया तो डिस्प्लेसमेंट करंट क्या हो जाएगा, जीरो। कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है जीरो। तो ये डिस्कशन बाद में करते हैं, पहले एक्सप्रेशन देख लो, बहुत सिंपल है अभी, 3 नंबर में आता था पेपर में, अब तो वो भी आने के चांस नहीं, अब तो पहले भी नहीं आता था, अब भी नहीं आएगा, पर बहुत छोटा सा है। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा को क्यू बाय ए, क्यू निकाल लिया, अब क्यू निकालते निकालते कुछ और ही बन गया, ई डॉट ए बन गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो चार्ज आ गया एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, चार्ज का डेरिवेटिव कर दो, करंट आ जाएगा और वो डिस्प्लेसमेंट करंट है, और वो आ गया एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाय dt, और फाई है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब मैं जो डिस्कशन करने वाला हूं, अगर फ्लक्स कांस्टेंट होता है मतलब डिस्प्लेसमेंट करंट जीरो, और फ्लक्स कांस्टेंट होने का मतलब क्या है, कैपेसिटर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो गया। बताना मुझे कैपेसिटर में जो रीडिंग आई थी गैल्वेनोमीटर में वो कितने टाइम के लिए आई थी, आपसे मैं कल से पूछ रहा हूँ, स्विच ऑन करते ही गैल्वेनोमीटर में रीडिंग कितने टाइम के लिए आई थी। सर बहुत कम टाइम के लिए। 0.01 सेकंड। अरे टाइम मत बोलो, बहुत कम टाइम बोलो या मोमेंट के लिए बोलो, ठीक है, माइक्रो से हमें नहीं पता कितने से। कैपेसिटर को जब चार्ज कर रहे हो तो होता क्या है, अंदर कैपेसिटर जब चार्ज होता है तो चार्ज बढ़ता है, कैपेसिटर पे पहले एक ये चार्ज था फिर बढ़ा, तो जब चार्ज बढ़ रहा है तभी इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा है, और इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होने का मतलब है फ्लक्स चेंज हो रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट करंट कितने टाइम के लिए रहता है, जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा है। अब देखो ध्यान से, बहुत आसान है, मैग्नेटिक फ्लक्स कब तक चेंज होता है, जब तक बी चेंज होता था, ए चेंज होता है या थीटा चेंज होता था, उसमें तो 3 थे, एक थीटा और ये सब कुछ चेंज करते थे। यहां पर कैपेसिटर में तो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज कर सकते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट करंट कब तक चेंज होगा, जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड कब तक चेंज होगा, जब तक कैपेसिटर चार्ज हो रहा है। समझ में आया। तो डिस्प्लेसमेंट करंट भी बहुत थोड़े से टाइम के लिए होगा, और डिस्प्लेसमेंट करंट को कौन प्रोड्यूस कर रहा है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर कहीं पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज कर दो तो वहां पे डिस्प्लेसमेंट करंट आ जाएगा, और डिस्प्लेसमेंट करंट मैग्नेटिक फील्ड बना देगा। तो दोनों मिलके इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज किया, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड बन गया, और इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड मिलके क्या बना देते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो बस मैं ये तो आगे डिस्कशन ही है, डिस्प्लेसमेंट करंट का डेरिवेशन यहाँ तक है ये, एप्सिलॉन और डी फाई बाई डी टी, अगर फ्लक्स कांस्टेंट हो जाए तो डिस्प्लेसमेंट करंट जीरो हो जाता है। तो चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस डिस्प्लेसमेंट करंट विच प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज किया, उसने मैग्नेटिक फील्ड बना दिया, और दोनों मिलके क्या बना देते हैं, बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस ईएम वेव, जो अपना चैप्टर है। ओके, तो ये ध्यान रखना भी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहीं पे प्रोड्यूस करनी तो वहां पे चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड अपने को चाहिए, हम वो प्रोड्यूस करेंगे, देखते हैं कैसे प्रोड्यूस करते हैं आगे। अब एम्पियर सर्कुलर लॉ अपन इतना पढ़ा था, बी डॉट डी एल म्यू नॉट इंटू आई। अब ये वाला डिस्प्लेसमेंट करंट का कंसेप्ट आने के बाद इसको मॉडिफाइड करना पड़ा है, बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई प्लस आई डी। तो कैपेसिटर के बाहर आई, इसको बोलते हैं कंडक्शन करंट,
जो वायर में फ्लो करता है। और अंदर जो जीरो आ रहा था अब वो जीरो नहीं आएगा, कैपेसिटर के अंदर आई जीरो हो जाएगा और आई डी आ जाएगा। तो जो होल्ड नहीं कर रहा था एम्पियर का लॉ, अब वो होल्ड कर गया। पहले एम्पियर का लॉ था म्यू नॉट आई, अब जिसने भी इसको मॉडिफाई किया ना उसने प्लस आई डी लगा दिया, तो कैपेसिटर के बाहर आई काम कर देगा, कैपेसिटर के अंदर आई डी काम कर देगा। ओके, तो दिस इज डिस्प्लेसमेंट करंट और उसका डेरिवेशन। ठीक है भाई, ओके बस इतना ही है डिस्प्लेसमेंट करंट। अब सिलेबस स्टार्ट होगा। अभी सिलेबस का मतलब है अब जो मैं बताऊंगा ना वो सब पेपर में है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है। हर एक वेव में कुछ ना कुछ ऑक्सीलेट करता है। जैसे साउंड वेव में एयर ऑक्सीलेट करती है, पानी में पानी ऑक्सीलेट करता है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में क्या ऑक्सीलेट करता है, मैं ये डायग्राम बना रहा हूं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड ऑक्सीलेट करते हैं। और कैसे ऑक्सीलेट करते हैं ध्यान से देखें। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अब ये मैं बना रहा हूं यहां पे, ये वेव है, बताओ ये किधर जा रही है, किस तरफ जा रही है। एक्स एक्सिस वेव किधर जा रही है, ध्यान से देख सकते हो किधर जा रही है, ऐसे ऐसे करके किधर जा रही है, एक्स एक्सिस में। अब ये वाई एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड ऑक्सीलेट कर रहा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो ऊपर नीचे ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑक्सीलेट करेगा और वेव एक्स एक्सिस में जा रही है। पहले तो बताओ ये कौन सी वेव है, ट्रांसवर्स है या लॉन्गिट्यूड में, कोई जना बताना। ट्रांसफर। अब देखो वेव जा रही है एक्स में, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑक्सीलेट कर रहा है वाई में, तो ये कौन सी वेव है, ट्रांसवर्स वेव। अब इसमें मैग्नेटिक फील्ड भी है। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑक्सीलेट करेगा जिधर, उसके परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड ऑक्सीलेट करेगा, और वो वेव के मोशन के भी परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो एक्स में वेव जा रही है, वाई में इलेक्ट्रिक फील्ड है, बताओ मैग्नेटिक फील्ड के लिए कौन सी डायरेक्शन बची, बताना कोई जना। कोई है जो एक्स और वाई दोनों के परपेंडिकुलर होता है। अरे मेरी आवाज आ रही है, मेरी आवाज आ रही है सही। हाँ जी सर। तो बताओ मुझे तीनों परपेंडिकुलर बनाने हैं। वेव इधर चल रही है वी वेलोसिटी से, वी वेलोसिटी से वेव इधर चल रही है। अब वेव जा रही है एक्स एक्सिस में, इलेक्ट्रिक फील्ड है वाई एक्सिस में, तो मैग्नेटिक फील्ड किधर बनाऊंगा, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होने चाहिए। कौन से एक्सिस में बनाऊं बोल दो। जेड में सर, जेड में। तो अब ये ध्यान से देखना, भी ये डायग्राम जो मैं बना रहा हूं ये पेपर में बहुत बार आता है कि व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। ड्रॉ ए स्केच शोइंग हाउ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपेगेट्स। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड अब जेड में बनाना, तो ये जो क्रस्ट है ना थोड़ा टेढ़ा सा करके बनाना पड़ेगा, कॉपी पे बनाना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। अब इधर जेड एक्सिस में ऐसे 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 और ऐसे, तो ये टेढ़ा सा करके आप बना देना। ठीक है, ये मैंने यहां बनाया, देखो ये पहला ही देखो ध्यान से, ये वेव जा रही है इधर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड वाई में। अब जेड एक्सिस में कॉपी में आपको ऐसे टेढ़ा सा करके बॉक्स को बनाना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आर ट्रांसवर्स वेव। अब आपको ये भी समझ में आना चाहिए ट्रांसवर्स क्यों है। देखो जो भी ऑक्सीलेशन है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के, वो वेव मोशन के परपेंडिकुलर, in which electric and magnetic field oscillate perpendicular to direction of motion and also perpendicular to each other। तो वेव के मोशन में अगर वेव वाई में जाएगी, आपको क्वेश्चन आ गया कि वेव जा रही है वाई में, वेव वाई में जा रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स में, बताओ मैग्नेटिक फील्ड किधर। ये पेपर में आया क्वेश्चन, ये जो मैंने अभी पूछा है, बताना किधर है। वेव जा रही है वाई, वेव जा रही है वाई में, इलेक्ट्रिक फील्ड है एक्स में, तो वेव की वेलोसिटी है वाई में, इलेक्ट्रिक फील्ड है एक्स में, बताओ मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, जेड एक्सिस, तीनों एक दूसरे। अब ये मेरे पास सेकंड पार्ट ही नहीं है, वरना मैं आपको डायग्राम दिखा देता अभी। आई होप आपको ये डायग्राम समझ में आया होगा। सेकंड पार्ट है क्या, एक सेकंड होल्ड रखना यार, मैं सेकंड पार्ट लेके आता हूँ, लाना तो पड़ेगा ही, नीचे पड़ा है, वेट अ सेकंड। ये पड़ा ही था यार इधर, ऐसा लोड़ा में पता नहीं सेकंड, मैं दोबारा कर देता हूँ पार्सिंग, कोई बात नहीं, एक सेकंड। ओए हो, इसमें शुरू ही ऑप्टिक से हो रहा है, ऐसा लोड़ा में, एक मिनट रुको।
ये डायग्राम बना हुआ है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का डायग्राम है, ध्यान से देखो। वेव जा रही है जेड एक्सिस में, इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है इन्होंने एक्स एक्सिस में और मैग्नेटिक फील्ड दिखा रखा है वाई एक्सिस में। अब ये डायग्राम बना सकते हो, बना लोगे इसको। देखो ये कितनी बार पेपर में है, 9 में, 17 में और 16 में। अरे बस करो, ये किसका माइक ऑन है, बंद करो इसको। ईशान माइक बंद कर अपना। अपार सिंह में क्या बता रहा था, ध्यान से देख लो भी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपेगेट कैसे करती हैं, कैसे प्रोपेगेट करती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, उसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड ऑक्सीलेट करते हैं। और ऑक्सीलेशन कैसे करते हैं, वो दोनों एक दूसरे के भी परपेंडिकुलर होते हैं और वो वेव मोशन के भी परपेंडिकुलर होते हैं। ओके, और उसका डायग्राम आपको मैं बुक से और देखता हूं कहीं पे हुआ तो। ये एक ही अभी एक बार तो मुझे एक ही मिल रहा है, ये देखो, ये डायग्राम, ये वाला बना लोगे अब अपने आप। इसमें देख सकते हो आप, वेव जा रही है एक्स एक्सिस में, इलेक्ट्रिक फील्ड है वाई में और मैग्नेटिक फील्ड है जेड एक्सिस में। ओके, इन्होंने तो पिंक और ब्लैक करके दिखा रखा है, आप पिंक ब्लैक मत करना, बस ये दिखा देना ऐसा ऐसा जैसे मैंने बनाया। तो व्हाट आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स? Electromagnetic waves are combination of oscillating electric and magnetic field and how they propagate। एक डायग्राम बना के दिखाओ, तो ये वाला डायग्राम आपको पेपर में बना के दिखाना, समझ में आया? तो ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी इसकी प्रैक्टिस कर लेना, बहुत सिंपल सा डायग्राम। उसके बाद है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ये उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है। हम क्लास में 2 ईशांत आ गए, तो कैसे क्या सोल्यूशन करते हैं टीचर उसका? क्लास में नाम के अलावा आपको कुछ मिला हुआ है क्या जिससे आपकी आइडेंटिफिकेशन हो जाए? बताना कोई जना। सरनेम। सरनेम, अब ईशान कक्कड़ भी 2 आ गए, रोल नंबर, एग्जैक्टली। चलो देखो भी क्या होता है, आपके पेरेंट्स ने आपको आइडेंटिफिकेशन दी है बाय योर नेम। अब वो प्रॉब्लम आती है कि 2 बच्चे भी एक नाम के आ सकते हैं, तो एक चीज आपको स्कूल में मिल जाती है, वो आपके लिए यूनिक है, आपकी क्लास के लिए। रोल नंबर 1 एक स्टूडेंट है, ऐसा नहीं कि शांत तो 2 हो सकते हैं, रोल नंबर 1 पे 2 बच्चे नहीं हो सकते, तो हम आपको रोल नंबर वाइज अरेंज कर देते हैं, 1 2 3 4 5 6 वट। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या है? अरेंजिंग ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स अकॉर्डिंग टू योर रोल नंबर। अगर मैं रोल नंबर के अकॉर्डिंग अरेंज करता हूं बच्चों को, तो वो स्टूडेंट स्पेक्ट्रम बन जाएगा, उसको फिजिक्स की लैंग्वेज में बोलेंगे स्टूडेंट स्पेक्ट्रम। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या है कि जितनी भी वेव्स हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, उनको इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ के ऑर्डर में अरेंज कर दो। ओके, तो सबसे पहले जिसकी हाई फ्रीक्वेंसी है, फिर उससे कम, उससे कम, उससे कम, ऐसे आप अरेंज कर दो, तो दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ये आपको याद रखना ही पड़ेगा, यही पेपर में आने वाला है। और इसके लिए मुझे आपको एक फॉर्मूला बताना है, अगर आपको याद हो तो। वेव है, ये लो, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी सबको पता है क्या होती है? ये वेव बना दी मैंने, कोई जना बताना फ्रीक्वेंसी क्या होती है, बताना। व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? नंबर ऑफ टर्न्स इन 1 सेकंड। हाँ, नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकंड, ये वाले साइकिल कितने। टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम टेकन टू कंप्लीट 1 साइकिल। ओके, और ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। फ्रीक्वेंसी होती है 1/t। कोई मुझे वेव लेंथ बताएगा? व्हाट इज वेव लेंथ? कोई जन बता सकता है? सर ये सर t/2 की लेंथ होती है। ओके, सर 2 वेवलेंथ सक्सेसिव क्रस्ट या ट्रफ में डिस्टेंस। हाँ एग्जैक्टली। अब देखो भी वेव लेंथ क्या होती है। एक वेव पैकेट की लेंथ, नाम से आइडिया लगाओ, यहां से वेव चल रही है, यहां पे जाके खत्म हो रही है, तो ये वाली जो लेंथ है इसको बोलते हैं वेव लेंथ। अब ये ऐसे नहीं बोलते, पेपर में क्या कहते हैं, अगर आप यहां से वेव चलाओगे तो वेव यहां जाके खत्म हो जाएगी, तो हम बोलते हैं कि 2 सक्सेसिव क्रस्ट में या 2 सक्सेसिव ट्रफ में जो सेपरेशन है उसको क्या बोलते हैं? वेवलेंथ। और उसको किससे डिनोट करते हैं? लैम्डा से। तो वेवलेंथ क्या होती है भी? एक वेव पैकेट की लेंथ, उसको बोलते हैं वेवलेंथ। अब वेव की वेलोसिटी निकालनी है, ध्यान से देखना। पहले तो +1 वाला फॉर्मूला बताओ, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है? कोई जान बताएगा? व्हाट इज वेलोसिटी? बताना, बताओ। वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम स्पीड होती है। वेलोसिटी क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब मुझे एक साइकिल की डिस्प्लेसमेंट बता दो, यहां से लेके ए से बी तक डिस्प्लेसमेंट कितनी है? लैम्डा। और ए से लेके बी तक टाइम कितना लगेगा? टाइम पीरियड।
तो वेव की वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या आ गया, लैम्डा बाय टी, और 1 बाय टी को लिख सकते हैं न्यू, तो वेलोसिटी ऑफ वेव होती है न्यू लैम्डा, या लैम्डा न्यू। प्लीज ये सब लोग याद रखना भी, ये फॉर्मूला बहुत काम आने वाला है इस चैप्टर में। किसी भी वेव की, ये 9th में भी था अगर आपको याद हो, वेव की वेलोसिटी क्या होती है, न्यू लैम्डा। मैंने तो वैसे ड्राइव करके दिखाया, कोई जरूरत नहीं है। वेलोसिटी ऑफ वेव होती है फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। तो अगर आपको फ्रीक्वेंसी पता है, वेवलेंथ पता, तो आप वेलोसिटी निकाल सकते हो। ओके, और ये निकला कैसे, सिंपल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम से, एक साइकिल की डिस्प्लेसमेंट लैम्डा टाइम टी, और ये वेलोसिटी का फॉर्मूला आ गया। तो ये प्लीज याद रखना। और तुम्हें एक और बता देता हूं, देखो अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है ना, तो फ्रीक्वेंसी क्या आएगी, v बाय लैम्डा, और अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो फ्रीक्वेंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है लैम्डा। तो अगर वेवलेंथ कम है तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, और फ्रीक्वेंसी कम है तो वेवलेंथ ज्यादा होगी। ओके, तो ये फॉर्मूला याद रखना भी, v इज इक्वल टू सर न्यू रिपीट लैम्डा। करना सर, कहां से ये रिपीट करूं, कहां से, सर ये जो आपने ये बताया रिलेशन सर। रिलेशन क्या, एक साइकिल की, ईशांत एक साइकिल की लेंथ बता दे मुझे, यहां से लेके यहां तक कितनी होती है, ये साइकिल है, इसकी लेंथ कितनी है, ईशांत सुन रहे क्या, हाँ जी सर। ये डिस्प्लेसमेंट कितनी है, अगर वेव ए पॉइंट से यहां पे चलेगी तो कितनी, अरे तेरे मैसेज क्यों आ रहे हैं यार, इतने इतने तो मुझे नहीं आती, पॉइंट पे पहुंच गई तो ये डिस्प्लेसमेंट कितनी हो जाएगी बता मुझे। सर लैम्डा और यहां से यहां तक का टाइम क्या होता है, टाइम पीरियड। टी। तो वेलोसिटी ऑफ वेव क्या आ गई, लैम्डा बाय टी। अब 1 बाय टी को अपन लिख सकते हैं न्यू फ्रीक्वेंसी। तो मैं क्या कह रहा था कि ये अगर आपको डेरिवेशन नहीं भी याद रहता तो कोई जरूरत नहीं, पर ये फॉर्मूला जरूर याद रखना कि वेलोसिटी ऑफ वेव क्या होती है, फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। प्लीज ये फॉर्मूला याद रखना, किसी भी वेव की वेलोसिटी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। याद रख लोगे, याद रख लोगे, हाँ जी सर। ओके। अब मैं आ रहा हूं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पे। तो जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है मैं सब लिख रहा हूं, यहां ध्यान से देखना, और मैं डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी के ऑर्डर में लिखूंगा, और ये आपको याद रखना ही पड़ेगा। तो इधर मैं लिख रहा हूं वेव्स, एक सेकंड, ये मैं लिख देता हूं नाम वेव के क्या है, वेव्स, गामा रेज, एक्स रेज, यूवी, यूवी स्टैंड फॉर अल्ट्रावायलेट। आपकी जानकारी के लिए बता दूं भी, बीटा और अल्फा पार्टिकल है। अल्फा पार्टिकल तो आपको पता है हीलियम का न्यूक्लियस होता है, और बीटा पार्टिकल होता है इलेक्ट्रॉन। तो अल्फा रेज आप बोल देते हैं, बीटा रेज बोल देते हैं, पर वो बाद में पता चला था कि अल्फा बीटा तो रेज होती नहीं, दे आर पार्टिकल्स। ओके, गामा वेव्स होती हैं और गामा रेज होती हैं। तो गामा रेज, एक्स रेज, यूवी, यूवी के बाद आती है विजिबल, उसके बाद इंफ्रारेड, देन माइक्रोवेव्स, और लास्ट है रेडियो वेव्स। तो दिस इज होल फैमिली ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इसके अलावा कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं होती, ये इतनी है। हाँ, विजिबल में 7 तरह की होती हैं, कौन कौन सी, वॉयलेट, विबग्योर। इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। तो विजिबल में 7 कलर अपने को दिखते हैं, वो कौन से हैं, विबग्योर। वॉयलेट से ऊपर होता है अल्ट्रा वॉयलेट, और रेड से नीचे होता है इंफ्रारेड, ये ध्यान रखें। अब मैं इनके विबग्योर को मैं रब कर रहा हूं, मैं इनके फ्रीक्वेंसी ऑर्डर लिख रहा हूं, और आपको ये याद करने ही पड़ेंगे। 10 की पावर 18 टू 10 की पावर 22 हर्ट्ज में होती है गामा की फ्रीक्वेंसी। अगर आप 10 की पावर 16 टू 10 की पावर 19 की बात करें तो वो होती है एक्स रेज। देन 10 की पावर 14 टू 10 की पावर 16 होती है यूवी। 4 इंटू 10 की पावर 14 टू 8 इंटू 10 की पावर 14 हर्ट्ज में आती है विजिबल। 10 की पावर 11 टू 10 की पावर 14 इंफ्रारेड। 10 की पावर 8 टू 10 की पावर 11 हर्ट्ज माइक्रोवेव्स। 10 की पावर 5 टू 10 की पावर 8 रेडियो वेव्स। अब मैं एग्जैक्टली वही क्वेश्चन बोलने वाला हूं जो पेपर में आएगा, सुन लेना। 99% यही क्वेश्चन पेपर में आता है कि 10 की पावर 12 हर्ट्ज कौन सी वेव है, उनके यूज बताओ। एग्जैक्टली पेपर में यही क्वेश्चन आएगा भाई, पेपर उठा के देखना, सबसे ज्यादा बार यही आता है। कोई भी
दे देंगे आपको कि 10 की पावर 12 हर्ट्ज बताओ किसकी फ्रीक्वेंसी है। ये टेबल देख के बताओ मुझे 10 की पावर 12 किसकी है। देखो IR इंफ्रारेड। Infrared. ओके, अब ये ना, ओए शांत, अब मेरे साथ कर दिया तुमने ये ओटीपी वाला काम। सुनो, पेपर में क्वेश्चन क्या आएगा देखो, मैं बाद में पूछ लूंगा, कोई बात नहीं। क्वेश्चन आएगा 10 की पावर 12 हर्ट्ज किसकी फ्रीक्वेंसी और उसके यूज बताओ। अब आपको अगर ये टेबल याद है ना तो आप देख लोगे कि वो इंफ्रारेड है। ओके, या पेपर में कुछ भी आ जाएगा। अब मान लो आ गया 10 की पावर 18 हर्ट्ज, अब बताओ क्या लिखोगे। 10 की पावर 18 हर्ट्ज किसकी फ्रीक्वेंसी है बताना, कौन सी वेव है। देखो भी टेबल आपके सामने लिखा है, बताना भाई कोई जना, या वाइब्रेशन बंद कर लो मेरे को, या बेवकूफ किसी ने कर दिया। गामा रेस। Gamma ray. गामा रेस। अब यहां देखो भी ध्यान से, 10 की पावर 18 हर्ट्ज में गामा भी आ रही है, एक्स भी आ रही है, तो आप कोई भी लिख सकते हो। अगर मान लो 10 की पावर 16 ही आ गई तो 10 की पावर 16 में यूवी भी है, एक्स भी है, आप कोई भी लिख देना, उसके यूज लिख देना, कोई दिक्कत नहीं। समझ रहे हो, कई फ्रीक्वेंसीज कॉमन होती हैं दोनों वेव्स के लिए, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि ये इसी की होती है। ओके, तो ये वाला क्वेश्चन पेपर में आएगा। अब मैं ना 1 बाय 1 आपको इनके यूज बता रहा हूं, आप मेरी थोड़ी हेल्प करना, आपने भी बहुत सारे सुने होंगे। इनके प्रोडक्शन भी करनी है कि ये प्रोड्यूस कैसी होती है, इनकी डिटेक्शन भी करनी है। देखो विजिबल की डिटेक्शन तो तुम आंख से कर लोगे, रेडियो वेव यहाँ पे आ रही है, तुम्हें आंख से नहीं पता चलेगा। रेडियो वेव के लिए तो आपको एंटीना लाना पड़ेगा, समझ रहे हो। यूवी को डिटेक्ट करने के लिए हमें वो स्पेक्स से पहनने पड़ते हैं, यूवी इन देखे हैं क्या तुमने वो। से भाई रब ना करना सर, स्क्रीनशॉट लेना है। भी करनी है, इनकी डिटेक्शन भी करनी है, इनके यूज भी करने हैं और इनकी वेवलेंथ भी करनी है। मैं आपको सिर्फ फ्रीक्वेंसी बता रहा हूं, आप प्लीज इसको याद कर लो। वेवलेंथ कोई याद करने की जरूरत नहीं, वो अपन निकाल लेंगे ऑन द स्पॉट। मैं यूज बता रहा हूं, गामा रेज कैन यूज टू ट्रीट कैंसर। कीमोथेरेपी सुनी है वर्ड आपने, कीमोथेरेपी वर्ड सुना है, कीमोथेरेपी सुना है। Yes, हाँ sir. जी सर, कैंसर के मेरी आवाज सही आ रही है क्या होता है बता सर। यस सर। Yes, अरे sir. आपकी आवाज बहुत कम आ रही है, कोई जना बोलना। और यूज टू ट्रीट कैंसर, कीमोथेरेपी में जो आप पंजाबी में हम बोलते हैं कि इसको, या तुमने भी कभी सुना होगा कि रेडिएशन लगते हैं, वो रेडिएशन किसके होते हैं, गामा रेज के। तो गामा रेज कैंसर सेल को किल कर सकती हैं, तो गामा रे कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज होते हैं। अब गामा रे अगर कैंसर की सेल को मार सकती है ना, वो बैक्टीरिया को भी मारती है। तो फूड को लॉन्ग टाइम तक प्रिजर्व रखना होता है ना, तो वहां भी गामा रेज यूज होते हैं, फूड में वो बैक्टीरिया प्रोड्यूस नहीं होने देती। ओके, मेरी वॉइस बेटा कम हुई है क्योंकि मैंने हेडफोन उतार दिए। वैसे आ रही है आपको, सही आ रही है क्या, सुनने लायक है। सर हाँ बढ़िया आ जी रही है। सर। चलो ओके, गामा रेज न्यूक्लियर रिएक्शन को ट्रिगर करने में भी काम आती है। देखो न्यूक्लियर रिएक्शन को ट्रिगर करने का मतलब, आती है सर गामा रेज। पैक्ड फूड में नहीं है। अब यहाँ कहाँ गामा रेज तुम लाओगे, कैंसर हो जाएगा तुम्हें। वो जो वो जो उधर बैठे ना अंटार्कटिका में बैठे हैं लोग, या जो स्पेस में है, उनके फूड में बैक्टीरिया ना चले जाए, कॉस्टली चीजों में गामा रेज होती है, अपने डोमेस्टिक यूज नहीं होता इनका। ओके, तो गामा रेज आर यूज टू प्रोटेक्ट फूड फ्रॉम कि उसमें बैक्टीरिया ना डेवलप हो जाए, कैंसर की ट्रीटमेंट में यूज होती हैं, और गामा रेज न्यूक्लियर रिएक्शन को स्टार्ट करने में भी काम आती है। ओके, एक्सरे कहाँ यूज करते हैं, सुना आपने एक्सरे कहीं हमने यूज की हो, यस सर। कहाँ यूज, एक्सरे कहाँ सुना आपने वर्ड इससे पहले, एक्सरे। सर स्केलेटन सिस्टम देखने के लिए। X-rays are used to find fracture in bones, या X-rays are used to diagnose bones में कहीं पे टूटी फूटी है तो आप एक्सरे करवाते हैं। ओके, एक्सरेज अगर आपकी हड्डियां बता सकती है ना, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर भी बता सकती हैं, ये इसमें एटम कैसे पड़े हैं, सीधे पड़े हैं, टेढ़े मेढ़े पड़े हैं, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर को स्टडी करने में भी एक्सरेज काम आती है। ओके, मैं